नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। मैंने पिछली वीडियो में 40 क्वेश्चन करा दिए थे। आज की इस वीडियो में आपके आगे के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक होने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक देखना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ट्रिपल सी के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। मैथन क्लास ट्रिपल सी सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी ट्रिपल सी तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपके ये से 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितना स्कोर किया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, सबसे पहले किसने कंप्यूटर की जो बाइनरी प्रणाली है इसका प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है ट्यूरिंग, गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज, जॉन प्रेसफर्ड एकर्ड या हरमन हॉलेट। पूछा गया है किसने सबसे पहले कंप्यूटर की जो बाइनरी प्रणाली है इसका प्रयोग किया। तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उबंटू क्या, जो उबंटू है आखिर ये क्या है। तो इसका आंसर होगा उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू क्या है, उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो 10 में टास्क व्यू का प्रयोग होता है। जो विंडो 10 में टास्क व्यू का उपयोग है आखिर वो क्या होता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन स्विच करने के लिए, मल्टीपल डेस्कटॉप बनाने के लिए, नेटवर्क को तेज बनाने के लिए या सिस्टम अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मल्टीपल डेस्कटॉप बनाने के लिए। मल्टीपल डेस्कटॉप बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम विंडो 10 में टास्क व्यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो 95 में सबसे प्रमुख नया फीचर क्या था। जो विंडो 95 थी आखिर उसमें सबसे प्रमुख नया फीचर कौन सा था। तो वो था आपका स्टार्ट बटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया था जो विंडो 95 थी उसमें सबसे प्रमुख नया फीचर कौन सा था, तो वो था आपका स्टार्ट बटन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का क्या कार्य है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें ट्रैक चेंज का क्या कार्य होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो ट्रैक चेंज का कार्य होता है वो होता है फाइल में बदलाव को ट्रैक करना। जो फाइल में बदलाव हुए हैं उनको ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हम ट्रैक चेंज का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। आपको बताना है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें टोटल कितने मेनू होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेनू होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें सेल को लॉक करने के लिए कौन सा ऑप्शन है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को लॉक करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाने के बाद सेल प्रॉपर्टी पे जाकर आप उस सेल को लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था तो लिब्रे ऑफिस कैल्क वो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें कितने मेनू होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेनू होते हैं। सबसे पहले जैसे आपका फाइल मेनू हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो विजार्ड का ऑप्शन है WIZAD या शेप का ऑप्शन है किस मेनू में मिलते हैं। तो ये आपके दोनों फाइल मेनू में मिलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें टेम्पलेट का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका आंसर होगा स्लाइड की संरचना और डिजाइन को सेट करने के लिए। स्लाइड की जो संरचना है और उसके डिजाइन को सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो टेम्पलेट होता है उसका प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा, आपको पहले से कुछ बनी बनाई संरचना मिल जाएंगी जिसको आप एडिट करके अपना डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंटेशन है उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आखिर इसका क्या कार्य होता है। जो DNS होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है वेबसाइट नाम को IP एड्रेस बदलना। जो वेबसाइट के नाम होते हैं उसको IP एड्रेस में बदलना, ये DNS का कार्य होता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेटवर्क में राउटिंग का क्या कार्य होता है। जो नेटवर्किंग होती है आखिर उसमें राउटिंग का क्या कार्य होता है। तो आंसर होगा डेटा को पैकेट के जो डेटा के पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना, ये आपका राउटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा क्वेश्चन नंबर 50 में
क्या इंटरनेट पर उपलब्ध कोई विशेष प्रोटोकॉल डेटा की सुरक्षा करता है? जो इंटरनेट पर उपलब्ध कोई विशेष प्रोटोकॉल डेटा की सुरक्षा करता है, तो आंसर होगा हाँ, वो होता है आपका HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो डेटा की सुरक्षा करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 51 में वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाईफाई होता है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? जब आपका नेट खत्म हो जाता है और आप अपने दोस्त से कहते हैं अपना थोड़ा सा हॉटस्पॉट खोल दो, मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर लूँ, तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया अभियान के तहत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? जो डिजिटल इंडिया अभियान है, आखिर इसके तहत कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो आंसर होगा इसका ऑनलाइन सरकारी सेवाएं। जो ऑनलाइन सरकारी सेवाएं हैं, ये प्रदान की जाती हैं किसके अंतर्गत? डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत ये सेवाएं आपको प्रदान की जाती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई डिस्ट्रिक्ट योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है, आखिर ये किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो आंसर होगा जी आपकी ई डिस्ट्रिक्ट योजना है, यह आपकी सरकारी सेवाओं को एकीकृत रूप से प्रदान करना। जो सरकारी सेवाएं हैं उनको एकीकृत रूप से प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग हुआ था? तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का उद्देश्य क्या? जो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। जो नागरिक हैं उनको डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, ये आपका नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है SWAYAM पोर्टल किसके द्वारा संचालित है? जो SWAYAM पोर्टल है, यह आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? तो यह आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा SWAYAM पोर्टल संचालित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है URL का पूरा नाम क्या? जो URL होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कॉर्सेरा का मुख्य उद्देश्य क्या? जो कॉर्सेरा है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना। जो विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मान्यता प्राप्त करना, पाठ्यक्रम प्रदान करना, ये किसका उद्देश्य होता है? ये आपका कॉर्सेरा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो ई कॉमर्स होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेचना और खरीदना। जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उन सेवाओं उनको बेचना और ख़रीदना, ये किसके अंतर्गत आ जाता है? तो ये आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आपका B2B हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो ये आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 59 में B2C का मतलब क्या होता है? B2C होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कस्टमर। जो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, यहाँ पर कस्टमर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका बिजनेस टू कंज्यूमर होगा, कस्टमर नहीं होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 60 में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या? जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक सुरक्षा प्रदान करना। अधिक सुरक्षा प्रदान करना, ये किसका कार्य होता है? ये आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर क्या करता है? जो रैनसमवेयर होता है, आखिर ये क्या करता है? तो रैनसमवेयर का कार्य होता है कंप्यूटर डेटा को लॉक करके फिरौती मांगे। जो कंप्यूटर डेटा है उसको लॉक करके आपसे फिरौती मांगेगा, ये किसका कार्य होता है? ये आपका रैनसमवेयर का मुख्य कार्य होता है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की स्थापना कब हुई? तो 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पूछा गया है पहला पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 को किसने विकसित किया था? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, MK टेक्नोलॉजी द्वारा इसको विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में CPU का कार्य क्या? जो कंप्यूटर होता है, आखिर उसमें CPU का
क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में जो सीपीयू कार्य होता है वो होता है डेटा को प्रोसेस करना। कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य होता है, सीपीयू कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। आपसे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ सकता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू का कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यह एक ओपन सोर्स और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ओपन सोर्स और यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 66 में जो एमएस डॉस होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो एमएस डॉस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो एमएस डॉस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 67 में वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग क्या? जो वर्चुअल मेमोरी होती है आखिर उसका प्रयोग क्या होता है? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका जो रैम की कमी को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? तो यदि आपकी रैम में कमी होती है उसको पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हमें वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करना होगा। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। बिजली जाने के बाद इसका डेटा सारा हट जाता है। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है और यह वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें लाइट जाने के बाद जैसे लाइट अचानक चली जाती है तो आपका सारा डेटा हट जाएगा। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने का विकल्प कहाँ होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें टेबल बनाने का विकल्प कहाँ होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने का विकल्प होता है वो होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम कितना होता है? तो मिनिमम जूम होता है 20%। डिफ़ॉल्ट होता है 100%। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो आपको 100% जूम मिलेगा, और मैक्सिमम होता है वो होता है आपका 600%। तो मिनिमम पूंछे साइज तो 20%, डिफ़ॉल्ट पूंछ जैसे आप खोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को कितना साइज मिलेगा 100%, और अधिक से अधिक आप पेज को कितना जूम कर सकते हैं? तो आप यहाँ से 600% तक जूम कर सकते हैं। तो पूछा गया था कि टेबल बनाने का विकल्प कहाँ होता है? ये होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। टोटल मेन्यू होते हैं 11। और आपसे पूछ सकता है जो हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। F1 की मदद से जैसे आप F1 प्रेस करेंगे तो आपका हेल्प बॉक्स खुल जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम को छुपाने के लिए कौन सा विकल्प होता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा? उसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम को छुपाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो आंसर होगा फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्लाइड के लिए ट्रांजिशन बदलने के क्या करना चाहिए? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के ट्रांजिशन को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले स्लाइड मेन्यू पे जाना होगा। स्लाइड मेन्यू से ट्रांजिशन बदल सकते हैं। कहाँ से बदल सकते हैं? स्लाइड मेन्यू से ट्रांजिशन बदल सकते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन वो होता है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं उसमें कुछ इफेक्ट होता है, वो होता है ट्रांजिशन। और जो स्लाइड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट हैं उसमें आपको इफेक्ट करवाना है तो वो होता है एनिमेशन। जो स्लाइड के अंदर चेंज होता है वो होता है आपका एनिमेशन, और जो स्लाइड में इफेक्ट पड़ता है वो होता है आपका ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है राउटर का क्या कार्य? जो राउटर है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो राउटर का कार्य होता है डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, डेटा है उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना, ये किसका कार्य होता है? तो ये होता है आपका राउटर का कार्य। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो आईपी एड्रेस का कार्य होता है जो आईपी एड्रेस होता है इसका कार्य होता है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान करना। ये आईपी एड्रेस का कार्य होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग क्या है? तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है आगे इसका प्रयोग क्या है? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका जो टीसीपी आईपी है उसका प्रयोग होता है इंटरनेट पर डेटा भेजने। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 74 में, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य होता है कि सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। जो सभी सरकारी सेवाएं होती हैं उनको डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना, ये आपका डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है माई जीओवी क्या? जो माई जीओवी है, आखिर ये क्या दर्शाता है, क्या होता है? ये होता है आपका नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का प्लेटफॉर्म। जो नागरिक और सरकार के बीच संवाद का प्लेटफॉर्म होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका माई जीओवी। माई जीओवी मीन्स होता है ये आपके, जैसे कि डोमेन नेम होते हैं, जैसे जियो भी लिखा हुआ तो पता चल रहा है ये आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है। यदि EDU लिखा हुआ तो एजुकेशनल हो गई। यदि यहाँ पर लिखा हुआ COM तो कॉमर्शियल हो गई। इससे आप पता कर सकते हैं आपकी वेबसाइट किस प्रकार की है। यदि जियो भी लिखा होगा .gov तो गवर्नमेंट, EDU तो एजुकेशन और COM से कॉमर्शियल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल लॉकर क्या? जो डिजिटल लॉकर होते हैं आखिर ये क्या होते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका डिजिटल दस्तावेज को स्टोर करने वाला प्लेटफॉर्म। जो डिजिटल दस्तावेज होते हैं उनको स्टोर करने वाला प्लेटफॉर्म आपका ये डिजी लॉकर कहलाता है। पूछा गया है इंटरनेट का पहला ब्राउज़र कौन सा? जो इंटरनेट पर पहला ब्राउज़र था वो कौन सा था? तो इंटरनेट पर जो पहला ब्राउज़र था वो क्या गूगल क्रोम था? आप कहेंगे नहीं, मोज़ेक। तो आंसर होगा ट्रू। जो इंटरनेट का पहला ब्राउज़र था वो था आपका मोज़ेक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? जो वैक्यूम ट्यूब है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार थॉमस एडिसन द्वारा किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार थॉमस एडिसन द्वारा किया गया था। आपको बताना है जो वैक्यूम ट्यूब है इसका प्रयोग कौन सी जनरेशन में? पहली में, दूसरी में या तीसरी में? आपको 3 ऑप्शन है और चौथा है चौथी में। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में मुख्य कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ? जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी आखिर उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो उसमें आपका IC चिप का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, जो किसकी बनी होती है? वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अमेजोन का मुख्य कार्य क्या है? जो अमेजोन होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो अमेजोन का मुख्य कार्य होता है, आप इसे क्या करते हैं, आप इसे कुछ भी सामान मंगाना होता है आप इसे तुरंत ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री कर सकते हैं। ये होता है अमेजोन। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका B2C के अंतर्गत आ जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स के अंतर्गत ये आपका आता है। तो यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।